जी, तो आज हम बात करेंगे प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी की। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है आज की वो प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी पर है। पिछली वीडियो में हमने सोक्रेटिस को कवर किया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्लेटो का ईरा कौन सा है। प्लेटो का जो ईरा है वो है 428 से 348 BCE। अच्छा, प्लेटो के बारे में डिस्कस करने से पहले ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लेटो बेसिकली अपने आप को इन्फ्लुएंस कहाँ से कर रहा है। प्लेटो वाज बेसिकली स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस और बड़ा एडमायर करता था वो सोक्रेटिस को, उसके आइडियाज़ को और उसके अंदाज को। लेकिन उससे इख्तलाफ भी किया उसने, इवन कि यहाँ तक मिथ फैली हुई हैं कि सोक्रेटिस असल में कोई फ़लसफ़ी था ही नहीं, ये सिर्फ एक फ़िक्शन करैक्टर था जो कि प्लेटो ने एज अ आइडियलिस्ट उसको जो है ना वो अपनी किताब द रिपब्लिक और बाकियों में उसका जिक्र किया। लेकिन हमें बाकी तारीख़ी हवालों से मिलता है कि नहीं, सोक्रेटिस वाकई ही एक फ़लसफ़ी था, तो ये बात गलत हो जाती है। खैर, अब बात करते हैं प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी की कि प्लेटो का असल में फ़लसफ़ा क्या था। आपने सुना होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर कि तू बड़ा आया अफलातून, तुम बड़े अफलातून हो। तो उर्दू में प्लेटो को अफलातून कहते हैं। खैर, अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी जिसमें उसने बताया कि बेसिकली, अच्छा आपको ना एक बात समझना पहले बहुत ज़रूरी है, वो ये कि प्लेटो वाज आइडियलिस्ट। सोक्रेटिस भी आइडियलिस्ट था और वो चूँकि उसका शागिर्द था तो प्लेटो भी आइडियलिस्ट था। अब प्लेटो का कहना ये था कि एक ये जो मटेरियल वर्ड है ना, जैसे मैंने बताया था, वो सोक्रेटिस की बात बताई थी मैंने, तो ये जो मटेरियल वर्ड है ना, इसको वो डिसऑन करता था। वो उसको कहता था कि ये कोई इतना, मतलब कि इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं है। असल जो दुनिया है वो है परे, बियॉन्ड, तो वो और दुनिया है, वो आइडियल दुनिया है। उसके अंदर आइडियल कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज है, सब कुछ आइडियल उसके अंदर है। तो इसमें वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर जब आप रहेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, आपको चीज़ों का पता नहीं होगा। तो इसके बाद मैं थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बताऊंगा जिसमें वो बता रहा होगा कि असल में जो वो आइडियल वर्ड था ना, वो आइडियल दुनिया थी जो उसके अंदर सारा नॉलेज एग्जिस्ट करता था, सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो प्लेटो की का पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ मैं आपको, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसमें वो बताता है कि वो जो आइडियल जहान है ना, वो जो आइडियल दुनिया है, उसके अंदर सांचे एग्जिस्ट करते थे, फॉर्म्स, मोल्ड्स एग्जिस्ट करते थे। अगर कोई घोड़ा है, उसका सांचा मैं उस आइडियल दुनिया के अंदर, जिसमें मेरी रूह जो है, जो मेरी सोल है, वो पहले थी वहाँ पर, और उसने उस सांचे को, सांचा उसके जहन में फिट था वहाँ पर, मेरी जो रूह है उसके, और उसने वो सांचा वहाँ देखा था उस आइडियल दुनिया के अंदर। जब वो इस दुनिया में आई तो उसने जब घोड़े को देखा तो उसने उस सांचे के अंदर घोड़े को फिट किया, मतलब घोड़े का सांचा उस आइडियल दुनिया के अंदर देखा था मेरी रूह ने। जब वो इस दुनिया में आई वो रूह, उसने घोड़े को देखा तो उसको, उसके माइंड, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसने सबकॉन्शियस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये तो बाद में आगे फ्रोइड ने इसको क्लैरिफाई किया था, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैटेगराइज किया था। लेकिन कहना वो यही चाह रहा था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना बेसिकली हमारा, वो एकदम पिक करता है कि अच्छा, ये सबकॉन्शियस माइंड से वो कॉन्शियस जो है ना, वो कॉन्शियसली वो चीज़ जो है वो आती है सामने, और पता चलता है इंसान को कि अच्छा, ये घोड़ा है, ये वही फॉर्म है, ये वही सांचा है, ये वही मोल्ड है जो घोड़े का मैंने उस आइडियल दुनिया में देखा था जब मेरी रूह उस दुनिया में थी। तो वो इसी तरीके से बाकी जानवरों, हर चीज़, किताब हो, ये पेंसिल हो या और कुछ हो, तो वो इस सब को इसी तरीके से कैटेगराइज करता है कि चेयर है या बाकी चीज़ें हैं, ये सब उस दुनिया में उसके सांचे थे। इस दुनिया में जब हम आए हैं ना, तो वो सांचे जो हैं, वो जो मोल्ड्स हैं, वो हमने इस दुनिया में आकर पहचानने कि अच्छा, ये कुर्सी है, हमारे कॉन्शियस माइंड ने आकर उसके ऊपर फिट किया कि अच्छा, ये मैंने वो सांचा देखा था तो लिहाजा ये कुर्सी उस सांचे में फिट हो रही है। तो ये थी उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सेकेंड आ जाते हैं उसकी एलेगोरी ऑफ केव। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसका। इसमें वो कहता है कि मतलब कि वो एक केव की मिसाल देता है, एक घार की मिसाल देता है। उस घार के अंदर वो कहता है कि एक घार थी, एक एग्जांपल लें आप, फिक्शन
बनाता है वो बात समझाने के लिए कि उसमें ना चंद लोग जंजीरों से बांधे हुए हैं और उनका मुंह एक दीवार की तरफ है, ठीक है, और उन लोगों के जो है ना मुंह मुड़ नहीं सकता, वो बिल्कुल सीधा रहता है और वो बिल्कुल वो जो है वो दीवार की तरफ देखते हैं और वो जंजीरों से बांधे हुए हैं, वो उठकर जा भी नहीं सकते। अब उनके पीछे एक आग जल रही है, ठीक है, और उस आग के ऊपर कुछ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो सांचे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब घोड़े का वो प्ले कार्ड टाइप और वो उड़ने वाला घोड़ा हो गया या मुख्तलिफ़ तरह के वो जो फिक्शनल कैरेक्टर्स टाइप होते हैं, तो उसके वो कार्ड प्ले कार्ड्स टाइप वो लेकर लोग खड़े हुए हैं। तो वो जो पीछे वो लेकर खड़े हुए हैं, वो आग भी जल रही है और वो प्ले कार्ड्स भी हैं, तो वो डायरेक्ट उस जो सामने जो वो एक दीवार है उसके ऊपर वो उसका साया बनाते हैं। मतलब एक प्ले कार्ड है, जब उसका साया आग की रोशनी की वजह से उस दीवार के ऊपर लगता है, तो वो जो उड़ने वाला घोड़े का प्ले कार्ड होता है या कुछ भी वो फिक्शनल कैरेक्टर, तो वो एक बहुत बड़ा साया बनकर सामने दीवार पे नज़र आता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप जब खड़े होते हैं तो आपका साया आपकी से बड़ा नज़र आता है आपको अक्सर। तो उसी तरीके से वो साया जो है वो बड़ा नज़र आता है ना, तो वो उसको पूजना शुरू कर देते हैं। वो जो 4-5 बैठे होते हैं ना, वो उसको मतलब उस फिक्शनल कैरेक्टर को जो सामने वो उस दीवार पे नज़र आ रहा होता है, उसको पूजना शुरू कर देते हैं। तो उससे वो कहते हैं यही खुदा है हमारा, इसको हम मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्लेटो इसको आगे मज़ीद बताता है, वो कहता है कि असल में फिर क्या होता है कि उसमें से एक आदमी की जंजीरें टूटती हैं और वो उठ कर ना पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है अच्छा यार ये तो सब फ्रॉड है, ये तो पीछे आग जल रही है और वो प्ले कार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए हैं। तो उससे हम मुझे लग रहा है कि ये इतना बड़ा है, असल में से बहुत छोटा सा प्ले कार्ड है एक, ठीक है, एक बहुत छोटा सा वो एक फिक्शनल कैरेक्टर का प्ले कार्ड है। तो वो उस घार से निकलता है और उस घार से निकल कर वो बाहर जाता है फिर वो शख्स। तो वो देखता है यार इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ये दरख्त हैं, सब्ज़ा है, पहाड़ हैं, नदियाँ बह रही हैं। वो कहता है यार ये तो दुनिया ही अलग है, दुनिया में इतना कुछ है, दुनिया में इतना कुछ हमें नज़र आ रहा है, ये दुनिया इतनी बड़ी है। तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागती है। वो कहता है यार जो मेरे दोस्त अंदर है ना, जो जंजीरों से बंधे हुए हैं, मैं उनको जाके बताता हूँ कि यार ये तो हम एक घार के अंदर बैठे हुए हैं और हमारा मुंह सीधा है और हम सिर्फ उन प्ले कार्ड्स को खुदा मान के बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्ले कार्ड्स तो लेकर लोग खड़े हुए हैं, इसलिए वो खुदा लग रहा है साई की वजह से। बेसिकली असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाहर जाओ देखो, नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, इतना कुछ है। तो ये तो हम एक घार के अंदर, कुएं के मेंढक की तरह एक घार के अंदर फंसे हुए हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी असल में कुछ और है। तो वो शख्स जब वापस जाता है ना उस घार के अंदर और वो जाके अपने उन लोगों को बताता है कि यार इस तरीके से है, तो कहते हैं जाओ तुम तो काफिर हो, तुम तो खुदा के मुनकिर हो गए हो, तुम तो हमारे इन खुदाओं के मुनकिर हो गए हो और तुम अपने सी बातें घड़ी जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई जादू हो गया, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग उसका यकीन नहीं करते। अब ये प्लेटो ये एनालॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, वो क्यों ये बताना चाह रहा है, वो असल में कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग, कुछ फिलोसोफर्स उस मुआशरे की इकदार और उस मुआशरे के जो मुआमलात हैं ना और जो उनकी नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और उस जो वो वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन करते हैं और वो कहते हैं ये सही नहीं है, ये तुमने किससे किससे बना ली हैं, उसका क्वेश्चन करते हैं। बिकॉज वो एक अलग रियलिटी देख चुके होते हैं। जैसे कि उस शख्स ने बाहर जाकर वो नदियाँ और सब चीज़ें देखी ना और उस पर हकीकत खुली कि यार ये तो कोई खुदा नहीं है, ये तो पीछे प्ले कार्ड लगे लोग खड़े हुए हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो सोसाइटी भी हमें पागल कहती है, वो सोसाइटी भी हमें कहती है कि यार ये तुम तो पागल हो गए हो, तुम तो खुदाओं के मुनकिर हो गए हो, तुम तो हमारे अकीदों के मुनकिर हो गए, तुम तो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के मुनकिर हो गए हो। तो वो लेकिन असल में वो फिलोसफर बियॉन्ड द थिंग्स देख रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है प्लेटो इसके अंदर। और फिर वो जो लोग होते हैं वो उसको पकड़ कर मार देते हैं उस शख्स को कि तुम तो खुदाओं के मुनकिर हो गए हो, तुम हमारे इकदार के मुनकिर हो गए हो। तो उसी तरीके से फिर प्लेटो कहता है कि ये देखें कि इसी तरीके से फ़िलोसफर्स को मारा जाता है, जिस तरीके से उसको उस्ताद सोक्रेटिस को मारा गया जहर का प्याला देकर। तो शायद वो उसने इसी दर्द के अंदर ये जो है वो एलोगोरी ऑफ केव लिखी हो। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर जो कि है ट्राईपार्टाइट सोल। अच्छा, अब ना आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जो प्लेटो है ना
वो चीज़ों को बड़ा रिलेट करता है अपने ना फ़लसफ़े के अंदर। अगर वो मतलब कि सॉल की कैटेगरीज बता रहा है ना 3, उसी को वो अपने फिट करेगा पॉलिटिक्स के अंदर, उसी को वो फिट करेगा सोशियोलॉजी के अंदर, मतलब वो जिस तरह की भी थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर, मतलब कि वो जिस तरह की भी बात बताएगा ना उसके अंदर वो उसको फिट करेगा, वो चीज़ों को जोड़ता है, फिट करता है। अब इस ट्राईपार्टाइट सॉल के अंदर वो कहता है कि सॉल के ना रूह के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट रीज़न, दूसरा पार्ट स्पिरिट और तीसरा पार्ट वो कहता है एपिटाइट। अब पहला जो है वो रीज़न है, जो कि रैशनल पार्ट है हमारा, जो कि रैशनली चीज़ों को देखता है, वो चीज़ों को एनालाइज करता है, ठीक है, और फिर वो कोई रीज़न के साथ वो कोई ना कोई नतीजा अखज़ करता है। दूसरा है हमारा स्पिरिट, जो कि हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारी विल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी चीज़ों को करने की जो ख्वाहिश है, जो विल है, जो इमोशन है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब खैर नीचे का जिक्र ना हो तो कोई वीडियो फ़लसफ़े की पूरी नहीं होती। अब नीचे भी यही बात करता है कि जो रैशनल लोग हैं ना वो बार बार रैशनल करते हैं। जो एम्पिरिसिज्म है वो एम्पिरिसिज्म को लेकर मतलब कि वो सेंसेस की तरफ चले जाते हैं। वो कहता है असल में देखें दोनों अपने एक्सट्रीम पे खड़े हैं। वो कहता है हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ चीज़ों का, हमारी जो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी है उसमें क्या सिर्फ रैशनल दिमाग ही है, सिर्फ क्या इमोशंस नहीं है उसके अंदर, क्या उसके अंदर इरेशनल पार्ट नहीं है क्या। खैर नीचे को हम पढ़ेंगे, एक हल्का सा टच दिया बस मैंने, तो जब हम नीचे को पढ़ाएंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको प्रॉपरली डेप्थ के साथ हम घुसेंगे कि नीचे का नैरेटिव क्या था और नीचे क्या किस तरीके से अपने फ़लसफ़े को लेता था। वैसे तो नीचे को 1 घंटे 2 घंटे के अंदर डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये प्लेटो के फ़लसफ़े को, सोक्रेटिस के फ़लसफ़े को मैं आपको 25 मिनट के अंदर इसका पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ ना। अगर मुझे नीचे का पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा ना और उसका मुझे थोड़ा सा टच करना, डीप डाइव नहीं जा रही हम उसके अंदर, टच करना, तो उसके लिए कम से कम ना मुझे 2 घंटे चाहिए होंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए होंगे। तो जिस दिन हम नीचे रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे या तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, और या फिर अगर इकट्ठा किया तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसको पूरा देखें। 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फिर मैं, तो उसको पूरा देखना है आपने। बहरहाल हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ वापस। अच्छा, अब वो एक रीज़न जो कि रैशनल पार्ट है हमारा, दूसरा वो कहता है एक स्पिरिट, विल और इमोशन वाला। अब थर्ड पार्ट है एपिटाइट, डिज़ायर्स। हमारे इमोशंस जो हैं वो अलग होते हैं, डिज़ायर्स हमारी अलग होती हैं। हमें भूख लगती है, हमारी डिज़ायर है, हमें सेक्स करना है, ये हमारी डिज़ायर है। तो जो हमारी बेसिक डिज़ायर्स है ना, ये हमारा एपिटाइट पार्ट है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसके अंदर, रीज़न मतलब रैशनल पार्ट, स्पिरिट मतलब विल एंड इमोशन, एंड थर्ड एपिटाइट मतलब डिज़ायर। ये वो रूह की 3 कैटेगरीज बताता है। अब आते हैं अपने 4th पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि प्लेटो जो है ना वो चीज़ों को रिलेट करता है, मैंने कहा था रिलेट करता है, जो उसका सोल का कॉन्सेप्ट है उसी को वो अब लगाएगा अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर। अब ना प्लेटो के यहाँ एग्जिस्ट करता है फिलोसोफर किंग का जो है वो नैरेटिव। वो कहता है कि एक स्टेट को ना, एक स्टेट के अंदर जो किंग हो वो बेसिकली एक फिलोसोफर का होना चाहिए, बिकॉज वही अच्छे फैसले कर सकता है, वही रैशनली सोचेगा चीज़ों को, वही चीज़ों को परखेगा और बारीकी बीनी से देखेगा और फिर वो फैसला करेगा। तो उसके यहाँ फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा, अब वो कहता है कि एक जो स्टेट होती है ना वो भी एक रूह की मानिंद है, वो भी एक रूह की मानिंद है। उसकी भी 3 पार्ट्स उसने डिवाइड किए कि एक स्टेट को अगर आपने एक इफेक्टिव स्टेट चलानी है ना, एक अच्छी स्टेट चलानी है, तो उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट रूलर जो कि एक फिलोसोफर किंग है, दूसरा ऑक्सिलरीज और थर्ड प्रोड्यूसर्स। अब पहला वो रूलर ले रहा है फिलोसोफर किंग, दूसरा वो ऑक्सिलरीज वॉरियर्स, थर्ड वो प्रोड्यूसर्स मतलब वर्कर्स। अब इसको आप ज़रा रिलेट करें, जिस तरह उसने मतलब कि रूह के 3 पार्ट्स बताए ना, रीज़न, तो अब उस रीज़न का जो ए पार्ट है उसको कौन फुलफिल कर रहा है एक उसकी पॉलिटिक्स में, उसके स्टेट के अंदर, एक फिलोसोफर किंग। एक फिलोसोफर किंग जो फिलोसोफर जो है वो रैशनली सोचता है ना, तो वो कह रहा है कि एक आइडियल स्टेट के अंदर जो फिलोसोफर है
वो रीज़न का किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह कि एक वो रूह के अंदर रीज़न पहला किरदार अदा करती है, उसी के से एक स्टेट के अंदर जो रीज़न का किरदार अदा कर रहा है वो एक फिलोसफर किंग अदा कर रहा है। फिर दूसरा हमने रूह के अंदर पॉइंट बताया स्पिरिट का, जज्बे का, मतलब विल एंड इमोशन। अब उसमें वो बताता है ऑक्सिलरीज, वॉरियर्स, मतलब कि जंगजुओं को आपने देखा होगा, उनकी शहादत की ख्वाहिश होती है, उनमें एक इमोशन होता है, वो ललकार कर मैदान में उतरते हैं। वॉरियर्स एक जंगजू लोग होते हैं, उनके अंदर इमोशंस भरा होता है शहादत का या लड़ने का या अपनी होमलैंड को डिफेंड करने का। तो वो कहता है कि जिस तरीके से रूह के अंदर स्पिरिट का भी सेकंड नंबर पर स्पिरिट है, उस तरीके से एक आइडियल स्टेट के अंदर सेकंड नंबर पर ऑक्सिलरीज मतलब वॉरियर्स हैं। फिर वो थर्ड आता है प्रोड्यूसर्स। जिस तरीके से रूह में एपिटाइट है ना, हमारे कुछ डिज़ायर्स हैं, हम डिज़ायर्स हमारे अंदर होती हैं सेक्स की एंड और भूख की और इन चीज़ों हमारे डिज़ायर्स हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वर्कर्स हैं एक आइडियल स्टेट के अंदर, वो एक आइडियल स्टेट के लोगों की डिज़ायर को फुलफिल करेंगे। मतलब कि वो लोगों का वर्कर्स जो हैं वो लोगों को खाना फराहम करेंगे, वो होटल्स बनाएंगे, ठीक है, उस पर वो लोगों को खाना फराहम करेंगे, वो इस तरीके के मामलात करेंगे। वो लोगों की जो शादियों का या जो इस तरह के मामलात हैं, मैरिजल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको वो बनाएंगे ताकि लोग वहाँ से शादी करें और शादी करके अपनी सेक्सुअल नीड्स को भी पूरा करें। तो ये वो वर्कर्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी कह लें आप बेसिकली, जो कि उस स्टेट की काम करेगी वहाँ पर। तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है एक स्टेट को भी, जिस तरह उसने सोल को यानी रूह को डिवाइड किया। अब आते हैं अपने 5th पॉइंट के ऊपर, थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो जॉन लॉक था ना 17वीं सदी का, 17th सेंचुरी का ही था, उसने आकर एक कॉन्सेप्ट दिया टैबुला रासा का। उसने बताया कि जो हम एक इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो मतलब कि एक ब्लैंक माइंड लेकर पैदा होता है, टैबुला रासा, ब्लैंक माइंड, जिसके अंदर कुछ भी इनेट नहीं होता पहले से, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो बाद में आके वो बच्चा नॉलेज गेन करता है, वो शख्स नॉलेज गेन करता है, उसकी वो माइंड के अंदर वो चीज़ें ऐड होती रहती हैं, होती जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन लॉक ने। लेकिन प्लेटो इसकी उल्ट बात करता है। प्लेटो कहता है ऐसा नहीं होता। वो वही बताया ना मैंने कि वो सांचो की बात करता है कि एक आइडियल स्टेट है, सॉरी आइडियल जगह है, एक आइडियल जहान है, एक आइडियल यूनिवर्स है, उसके अंदर वो सांचे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है। हम बेसिकली वो जो भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि हमने एक इन्फॉर्मेशन ले ली ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने, और ये सारी हमने केमिस्ट्री की हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब प्लेटो के नज़दीक ये इन्फॉर्मेशन पहले से उस आइडियल जहान, आइडियल यूनिवर्स के अंदर थी और पहले से हमारे दिमाग में थी, हमारी रूह को पता थी। बस हमारी रूह इधर आके जब अटक गई तो भूल गई चीज़ें। अब जब वो इस दुनिया के अंदर एक्सप्लोर कर रही है ना, दुनिया को देख रही है, तो उसको जब वो चीज़ों को वो जब आइडेंटिफाई करती है ना, एकदम उसका कॉन्शियस माइंड ऑन होता है और वो कहती है अच्छा ये वही कुर्सी है, मतलब इसका सांचा मैंने देखा था उस आइडियल जहान के अंदर, आइडियल यूनिवर्स के अंदर। तो वो कहता है कि उस आइडियल यूनिवर्स में सारा का सारा नॉलेज पहले एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। अब प्लेटो कहता है कि देखें वो जो नॉलेज है ना, वो पहले से एक दिमाग के अंदर इनेट है, वो पहले से हम उस जहान से अपने दिमाग में डालकर लेके आए हैं, बस हम इस दुनिया में आकर उसको पहचानते हैं। ऐसा नहीं होता कि टैबुला रासा होता है, पहले दिमाग ब्लैंक होता है, फिर हम एडिशन करते हैं, हम सीखते हैं चीज़ें। कहता है हम सीखते नहीं हैं चीज़ें, हम पहचानते हैं, हम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। पहले हमारे दिमाग में होती हैं, अक्सर होता है ना बैठे बैठे हमें ख्याल आता है, अब वो ख्याल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मौजूद था, बस वो हमारे कॉन्शियस माइंड ने डिटेक्ट कर लिया और मैं यूँ याद आ जाता है कि यार मुझे फ़लाँ वाक़या याद आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है नॉलेज का प्लेटो के पास। इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी की टर्म अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं प्रोसेस टू नो को, मतलब कि फ़लसफ़े में जो हम प्रोसेस टू नो है ना, मतलब किस तरीके से हम नॉलेज को नो जानेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा सारा काम किया डिक्रार्ट्स ने भी, बाकी सारे लोगों ने भी। तो मतलब किस तरीके से हम नॉलेज को गेन करेंगे, जानेंगे कैसे, ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजी होती है, प्रोसेस टू नो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारा प्रोसेस टू नो क्या है, ये क्या कह रहा है अपना प्लेटो कि हमारा प्रोसेस टू नो क्या है कि हम पहले से हमारे पास मौजूद होता है, दिमाग में होता है, हम चीज़ों को
जो जानते हैं वो पहचान के जानते हैं, पहले से हमारे दिमाग में होता है, वो टेबुलर आसान नहीं होता हमारा दिमाग। अब आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, इसका क्रिटिसिज्म ऑन डेमोक्रेसी। ये भी अपने उस्ताद सोक्रेटिस की तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ था। वही बात करता था कि जो चरख जुबान होगा, जो जुबान का तेज़ होगा, वो जीत जाएगा डेमोक्रेसी के अंदर। और डेमोक्रेसी को वो इस वजह से भी पसंद नहीं करता था, वो करता है कि जब मुआशरा है ना, देखें अब मुआशरे के अंदर तो लोग फिलोसफर्स को पसंद ही नहीं करते, लोग तो उसको सोक्रेटिस का फिलोसफर था मेरा उस्ताद, उसको फांसी लगा दिया गया। अब लोग उनको फॉलो करेंगे, उसको चूज़ करेंगे जो कि उनकी चरख जुबानी दिखा के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि चरख जुबानी दिखा कर उनको कायल कर लेगा। ठीक है, वो कहता है जो फिलोसोफर है ना वो रीज़न पे चलता है, वो लोगों को कायल करने का नहीं सोचता, वो ट्रुथ के पीछे जाता है। तो ये चूंकि उसकी आइडियल स्टेट के अंदर एक किंग जो है वो फिलोसोफर को होना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि मुश्किल हो जाएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर एक फिलोसोफर किंग बने। इसीलिए पहले से लोगों को पता होना चाहिए कि जो कि जिसके पास इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है ना, जो इंटेलेक्चुअल है वही जो है वो बनेगा किंग, और वही फिलोसोफर किंग बनेगा, मतलब कि उस स्टेट का हेड बनेगा। ये थी जी प्लेटो की फ़िलासफ़ी, जो कि इसको हमने आज पूरा का पूरा खोला है और इसको अच्छे से बताया है। ये इसके मेन पॉइंट्स है। बाकी हर फ़लसफ़ी की जो तारीख़ है ना, और जो इसका फ़लसफ़ा है, उसको हम 3-4 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा हो जाता है। रिपब्लिक अगर हम खोल लें प्लेटो की, तो उसमें ज़ाहिरी बात है इन वीडियोज़ का बनाने का कॉन्सेप्ट और मकसद ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि एक फ़लसफ़ी था क्या, वो उसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे। बाकी आपने खुद ही पढ़ना है। अब मैं पूरी किताब खोल कर तो वो मैं बताने से रहा, कॉन्सेप्ट ले लिया अब आपने, अब आप उस फ़लसफ़ी को समझें, आपको आसानी होगी किताब के अंदर समझने में, बिकॉज आपके बेस क्लियर होगी। तो मेरा मकसद है आपकी बेस क्लियर करना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले फ़िलोसोफर को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।